अध्याय 6 संतोष की सरिता। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अपने माता पिता की सेवा न करने वाली आधुनिक एवं सभ्य कहलाने वाली युवा पीढ़ी पर कटाक्ष किया है। कहानी के माध्यम से आज की प्रगतिशील युवा पीढ़ी को अपने माता पिता तथा घर के बुजुर्गों की सेवा करने तथा उनका सम्मान करने का संदेश दिया है। उस दिन नीलिमा दर्शन के बाद लड्डू का प्रसाद बांट रही थी। लड्डू बांटते बांटते वह एक आदमी के पास आई। वह उसे लड्डू देने लगी तो उसने पूरा लेने से इनकार करते हुए अंश मात्र लेकर सिर पर छुआ लिया। मंदिर की सीढ़ी के पास खड़ा मैं यह दृश्य देख रहा था। कौतूहलवश मैंने उसे गौर से देखा तो देखता ही रह गया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मेरा कोई पुराना परिचित है। मैं सोचने लगा। अचानक मुझे याद आया कि वे नाथुखेड़ी के पटेल जी हैं। पर ये यहाँ कैसे? मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। मुझे वे दिन स्मरण हो आए जब मैं नाथुखेड़ी में स्टेशन मास्टर था। मेल को ऑल राइट सिग्नल दिखाकर जब मैं ऑफिस में आया तो वहाँ एक अपरिचित सज्जन खड़े थे। घनी मूंछों में उनका चेहरा चमक रहा था। राम राम बाबू सा, उन्होंने मेरा अभिवादन किया। राम राम का प्रत्युत्तर दे मैं उनसे उनका परिचय पूछने ही वाला था कि वहां ऑफिस में उपस्थित मेरे सहयोगी बीच में ही बोल पड़े। आप नाथुखेड़ी गांव के पटेल जी हैं? इस इलाके के जाने माने व्यक्ति हैं। हर बाबूसा हाकिम हुक्मरान से मेल मिलाप रखने की इनकी आदत है, किसी स्वार्थवश नहीं। वैसे ही अच्छा बैठिए पटेल सा। सामने रखी कुर्सी की ओर मैंने इशारा किया। इसी बीच चपरासी बाजार से चाय ले आया था। कुछ ही दिनों में मेरी पटेल जी से अत्यधिक घनिष्ठता हो गई थी। पटेल जी रोजाना ही मुझे अपने खेतों पर घुमाने ले जाते। खेतों में फूली सरसों को देखकर लगता मानो प्रकृति ने पृथ्वी पर पीली चादर बिछा रखी है। अभी तक मेरा परिवार मेरे साथ रहने नहीं आया था, अतः भोजन पटेल जी ही रोजाना भेजते थे। नीलिमा ने ध्यान भंग किया। वह बोली, अब चलिए। उनसे दिन में मिलने की सोचकर उस समय तो मैं चला गया। दोपहर हो आई थी। आसमान भी साफ था। सूरज की गुलाबी धूप बड़ी सुहानी लग रही थी। मैं मंदिर पहुंचा। मैंने देखा कि वे लकड़ी का सहारा लिए ठक ठक करते सड़क पर चले आ रहे थे। मैं कार से उतरकर उनके साथ हो लिया। जय राम जी की पटेल जी। उनके साथ साथ चलते हुए मैंने उनका ध्यान भटकाया। वह चलते चलते रुक गए। आप कौन हैं भैया जी? मैं पटेल वटेल नहीं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप मुझे देख नहीं रहे। मैं तो। और हाथ की लकड़ी ठक ठक करते वह फिर आगे बढ़ गए। मैंने फिर कहा, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ काका सा। आप नाथुखेड़ी के भैरूलाल जी हैं। मुझे क्यों बना रहे हो? इस पर वह चलते चलते बीच सड़क में ही खड़े हो गए। चलो मान लिया, पर आप कौन हैं? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं नाथुखेड़ी वाला, वह शर्मा स्टेशन मास्टर। ओ हो, वृद्ध की बाछें खिल गईं। मारे प्रसन्नता के मुझसे लिपटने को हुए, पर अपने कपड़ों को देखकर हिचकिचा गए। केवल मेरा हाथ ही थामा। खूब मिलना हुआ बाबू सा, पर इतने दूर आप यहाँ कैसे? आजकल मेरी नियुक्ति इसी नगर में है। लेकिन आप इस स्थिति में? सब ईश्वर की इच्छा है बाबू सा। उनका चेहरा विषाद से भर गया। फिर भी आपके साथ ऐसा क्या घटा? मैंने उन्हें कुरेदा। आप नहीं मान रहे हैं तो सुनो। नाथुखेड़ा से आपका तबादला होने के बाद घरवाली मर गई थी। घरवाली की मृत्यु से मन ऐसा बैरागी हुआ कि यह संसार, जर, जमीन, जायदाद, कुटुंब, कबीला आदि सब मुझे निरासार लगने लगे। रिश्ते नाते मोह माया जीव के लिए झूठे प्रपंच से लगे। उनसे छुटकारा प्राप्त करने को मन बेचैन हो उठा। इन्हीं विचारों में मैंने अपने पास की
सारी नकदी, जेवर, जमीन जायदाद दोनों लड़कों में बांट दी। कुछ इधर उधर जरूरतमंद लोगों को दे दी। फिर कुछ समय तक तो दोनों लड़के समय पर मुझे रोटी पानी देते रहे, लेकिन साल 2 साल बाद मेरी रोटी पानी को लेकर उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। गांव वालों ने उन्हें समझाया तो उन्होंने अब रोटी पानी की बारी बांध ली। एक सप्ताह एक के यहाँ भोजन करता तो दूसरे सप्ताह दूसरे के यहाँ। लेकिन यह स्थिति भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। एक ने कहा, भाई जी को अब तू ही खिलाएगा, मेरे पास इंतजाम नहीं। दूसरा कहता, नहीं, तुझे ही खिलाना होगा, यह तेरी ही बारी है। बात एक दिन उस समय मेरी सहन शक्ति के बाहर हो गई, जब छोटी बहू ने साग में नमक ही नहीं डाला। कहने पर उसने मेरे सामने से थाली खींच ली। बस उसी दिन मैंने घर छोड़ दिया। किसी ने भी मुझे ढूंढने की जहमत नहीं उठाई। मैंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मान सहित मरीबो भलो। उनकी आंखों में आंसू आ गए। दिन ढल रहा था और ठंड ने फिर अपने हाथ पांव पसारने शुरू कर दिए थे। चलूं बाबू सा, काका सा बोले। कहाँ? मैं यहाँ पंचमुखी मंदिर पर सोता बैठता हूँ। वहां तो इस भीषण ठंड से बचने का कोई सुरक्षित स्थान नहीं। सब सुरक्षित ही सुरक्षित बाबू सा। वहां दालान के एक कोने में बिस्तर लगा लेता हूँ। जब रात को ठंड ज्यादा सताती है तो बैठ जाता हूँ। वैसे भी अब बुढ़ापे में कम ही नींद आती है। आप मेरे घर चलिए। नहीं नहीं। क्यों? अच्छा नहीं लगता? अच्छा बुरा सोचने का काम मेरा है, मैं अपने घर का मालिक। नहीं भैया जी। बहुत कहने पर भी वह नहीं माने। उस समय तो मैं घर लौट आया, लेकिन उन्हें घर लाने की तरकीब सोचता रहा। काका सा के बारे में जब सारी बातें नीलिमा को बताई तो वह बहुत दुखी हुई। वह अक्सर कहती थी कि कैसे निकृष्ट लोग होते हैं जो बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, इस तरह सताते हैं, जरा भी शर्म हया नहीं बची है। ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये लोग यह भूल जाते हैं कि उनकी संतान भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकती है। बुजुर्ग तो पूजनीय होते हैं, उनकी दुआ से घर में सुख चैन समृद्धि आती है। वे परिवार के सिर पर शीतल सघन छाया होते हैं। नीलिमा के मुंह से इस शीतल छाया की बात सुनकर मेरे मन में पीड़ाकृत वेदना के भवंडर उठने लगे। यह शीतल छाया मेरे सिर से तो कब की उठ गई थी। बाबूजी ने कितना कुछ किया था मेरे लिए, तिल तिल जलकर, पर जब सुख के दिन आए तो वे हमसे दूर चले गए। काश आज वे जीवित होते। आखिर नीलिमा की राय से एक तरकीब सूझ ही गई और मैं उन्हें लेने मंदिर पहुंच गया। वे 2 रजाई ओढ़े मंदिर की दलान में उखड़ू बैठे थे। ठंड के मारे उनके दांत बज रहे थे और शरीर कांप रहा था, लेकिन मुझे देखते ही उनके झुर्रियों भरे कृष्णयुक्त चेहरे पर प्रसन्नता की लुनाई फूट पड़ी। सुबह ही सुबह कहाँ? उन्होंने पूछा। बस आप तक ही आया था, मैंने कहा और झटपट उनके झोले से उनका स्टील का गिलास निकाला और थर्मस में उनके लिए लाई चाय को उसमें उड़ेल दिया। कोई खास बात तो नहीं? चाय पीते हुए उन्होंने मुझसे पूछा। खास बात तो नहीं, मुझे 1.5 माह की ट्रेनिंग पर बाहर जाना है। घर पर नीलिमा अकेली रहेगी। फिर आपके पास आया था। यदि आप वहां रहते तो मेरा ट्रेनिंग का समय 1.5 माह आराम से निकल जाता। अच्छा, वह कुछ असमंजस की सी स्थिति में सोच विचार करने लगे। फिर बोले, चलूं तो सही, ट्रेनिंग से आते ही मुझे यहीं पहुंचा दे तो। आप निश्चिंत रहे, ट्रेनिंग से आते ही मैं आपको यहीं पहुंचा दूंगा। स्कूटर की आवाज सुनकर नीलिमा फुर्ती से बाहर निकली। स्कूटर से झटपट उसने काकासा का सामान उतारा। मैं काकासा को सहारा देकर बैठक तक लाया। 1.5 माह की अवधि के बाद काकासा अक्सर नीलिमा से पूछा करते थे, बहू जी, भैया जी ट्रेनिंग से कब वापस आएंगे? वह उन्हें झूठी दिलासा देती। बस अब वे, मैं किसी ट्रेनिंग में नहीं गया था,
नीलिमा से वहां मंदिर पर उनके द्वारा उठाए जा रहे दुख देखे नहीं जा रहे थे। मैं रोज घर के पिछले दरवाजे से अपनी नौकरी पर आता जाता था। घर पर नीलिमा उनकी खूब सेवा कर रही थी। लगातार दवा देने से उनकी बिगड़ी खांसी ठीक हो गई थी। उनके झुर्रीदार सूखे चेहरे पर अब आभा झलकने लगी थी। 2-2.5 माह के बाद मैं अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर वे खूब प्रसन्न हुए। कब आए भैया जी? रात को आया था काका सा, आप सो रहे थे उस समय। ट्रेनिंग ठीक ठाक हो गई? हाँ, सब ठीक ठाक हो गया। काका साहब भोजन कर बैठक में आराम कर रहे थे। मैं खाना खाकर बाजार जा रहा था कि काका सा ने मुझे आवाज दी। अब तो मुझे इजाजत बख्शो भैया जी। किस बात के काका सा? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। वही पंचमुखी जाने के लिए। यहाँ आपको कोई तकलीफ है क्या? यहाँ मेरे लिए तकलीफ क्या, उल्टे मेरे लिए स्वर्ग जैसा सुख है। पर मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं चौकन्ना हो उनको किसी भी प्रकार अपने घर पर रोकने की तरकीब सोचने लगा। एक बात पूछूं काका सा? हाँ, क्यों नहीं। यदि आपके साथ ऐसा हादसा घटित नहीं होता तो आप अपना घर छोड़ते? फिर क्यों छोड़ने की नौबत आती? आप अपने बेटों पर उस हालत में स्वयं को बोझ समझते? कभी बेटा बेटी पर भी कोई पिता स्वयं को बोझ समझता है? इसका मतलब आप हमें पराया समझते हैं। हम पराये हैं, तभी तो आप स्वयं को हम पर बोझ मानते हैं। वे निरुत्तर हो गए, फिर बोले, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है। उनकी आंखों में एकाएक पानी का सैलाब उमड़ आया। माफी चाहूं बेटा, तुम लोगों की भावनाओं का मैं बहुत दिनों से अनादर कर तुम लोगों का मन दुखाता रहा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम भगाओगे तो भी नहीं। मेरे असली बेटे बहू तो तुम दोनों हो। जुग जुग जियो। उनके हाथ आशीर्वाद में उठे। कंठ अवरुद्ध हो आया था। चौखट की आड़ में खड़ी नीलिमा की आंखों में भी आंसू थे। साफ सुथरे वस्त्रों में सूखी संतुष्ट से बैठक में बैठे काका सा को जब इधर उधर से आते जाते देखता हूँ तो हृदय में संतोष की सरिता कलकल नाद करती प्रतीत होती है। मुझे लगता है काका सा ही मेरे बाबूजी हैं। सच, मेरे बाबूजी।